नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम स्टडी करेंगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में। सबमर्ज्ड आर्क, इसका अर्थ है कि वह आर्क जो सबमर्ज्ड हो, मतलब डूब गई हो। इस वेल्डिंग में जो आर्क होती है वो एक फ्लक्स जो होता है ग्रेन्युलर, उसमें सबमर्ज रहती है, मतलब उससे ढकी हुई रहती है, कवर करी हुई रहती है। जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं कि इस वेल्डिंग में एक इलेक्ट्रोड वायर है और उसके पास में एक फ्लक्स की लेयर है, और फ्लक्स जो फीड हो रहा है वो एक हॉपर से हो रहा है जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लक्स रिलीज़ करता जाता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोड वायर है वो एक वायर स्पूल से अटैच रहता है। उस वायर स्पूल से सर्वो मोटर के द्वारा धीरे धीरे जो इलेक्ट्रोड वायर है वो रिलीज होता है। तो जो भी आर्क प्रोड्यूस होती है वो इस ग्रेन्युलर फ्लक्स में सबमर्ज रहती है, मतलब उसमें कवर रहती है। और जैसे जैसे वेल्डिंग होती जाती है ये जो फ्लक्स होता है वो वेल्डिंग मटेरियल के ऊपर में हल्का होने की वजह से स्लैग के रूप में आ जाता है। इसकी वर्किंग की बात करें तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो आर्क होती है वो ग्रेनुलर फ्लक्स से शील्ड रहती है। ये जो फ्लक्स होता है वो लाइम, सिलिका, मैग्नीज ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड या अदर कंपाउंड से मिलके बना होता है। ये जो फ्लक्स होता है वो हॉपर के द्वारा फेड किया जाता है, मतलब जैसा मैंने पहले बताया था आपको, एक नोजल से, और ये मोल्टन मेटल को कम्प्लीटली कवर कर देता है। कवर करने से, जो कि इस फ्लक्स के द्वारा होता है, इस वेल्डिंग में स्पैटर के कोई चांस नहीं होते हैं। और स्पार्क या जो आर्क ब्लो होता है वो एक फोकस्ड आर्क ब्लो रहता है। और साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है, जो हानिकारक होती है, या जो धुआं निकलता है, फ्यूम गैस निकलती है, फ्लू गैसेस, वो भी हमें इसमें दिखाई नहीं देती है, जैसा कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में होता है। और इसके अलावा SMAW जो वेल्डिंग होती है उसमें ये सब होता है, जिसमें फ्लू गैस भी निकलेगी और रेडिएशंस भी निकलते हैं। लेकिन इस वेल्डिंग में कोई रेडिएशन, कोई फ्लू गैस नहीं होती है। इसमें जो फ्लक्स होता है वो हीट को कवर करके रखता है, जिससे हीट काफ़ी डेप्थ तक उसमें वेल्ड मेटल में पेनिट्रेट होती है, जिससे एक अच्छी वेल्डिंग हमें मिलती है। जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है इस वेल्डिंग में वो एक वायर होता है जिस पर कॉपर की कोटिंग भी होती है, और वो वायर 1.5 mm से 8 mm तक डायमीटर का हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी थिकनेस पर ये वेल्डिंग हो रही है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होता है इस वायर को मेल्ट करने के लिए, वो अराउंड 300 एम्पियर से लगभग 1800 एम्पियर तक होता है। ये जो मोल्टन फ्लक्स है वो इम्प्योरिटी से रिएक्ट करता है, और साथ ही साथ रिएक्ट करने के बाद में हल्का होने की वजह से ये वेल्ड मेटल के ऊपर ऊपर आ जाता है और पपड़ियों के रूप में हमें मिलता है। तो ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की जो बेसिक मैकेनिज्म है वो हमने स्टडी करी थी। अब एडवांटेज पढ़ते हैं हम इस वेल्डिंग के बारे में। एडवांटेज में इस वेल्डिंग में साउंड और यूनिफॉर्म डक्टाइल और कोरोजन रेजिस्टेंट वेल्डिंग हमें मिलती है। इसमें स्पैटर का कोई चांस नहीं होता है क्योंकि आर्क कवर रहती है फ्लक्स के द्वारा। इसमें हाई प्रोडक्टिविटी मिलती है क्योंकि डिपोजिशन रेट जो वेल्ड मेटल की होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी हाई थिकनेस पर ये वेल्डिंग आराम से की जा सकती है ताकि मटेरियल डिपोजिशन जल्दी हो और टाइम कम लगे। इसमें जो वेल्डिंग होती है वो कंटिन्यूस होती है क्योंकि वायर स्पूल के द्वारा फीड किया जाता है। दूसरी वेल्डिंग में जैसे SMAW वेल्डिंग है उसमें इलेक्ट्रोड चेंज करने पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन इसमें कंटिन्यूस वायर स्पूल से हमें फीडिंग मिलती है। इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। इसमें स्पीड अच्छी मिलती है वेल्डिंग की, और इसमें जो वेल्डिंग की जो फ्लू गैसेज है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो कवर होने की वजह से बाहर नहीं आती है। और जो आर्क जो कवर होती है इस वेल्डिंग में वो आर्क ऑक्सीडेशन से भी बची हुई रहती है।
इस वेल्डिंग में कोई स्पेशल एज प्रिपरेशन नेसेसरी नहीं होता है, साथ ही डिस्टॉर्शन लो होता है, और जो भी फ्लक्स अनयूज्ड बच जाता है या अनफ्यूज्ड जो फ्यूज नहीं हुआ है वो बच जाता है, तो वो सक्शन पंप द्वारा वापस खींच लिया जाता है और उसको रीट्रीट करके और रीयूज़ किया जा सकता है। ये इस वेल्डिंग के एडवांटेजेस है। इस वेल्डिंग के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इस तरह से हैं कि इसमें जो वेल्डिंग आर्क है वो इनविजिबल रहती है, यानी वेल्डिंग के दौरान वो आर्क हमें दिखाई नहीं देती है। इससे जो भी डायरेक्शन ऑफ आर्क है वो हमें पता नहीं चल पाती है, और वेल्डिंग ख़त्म होने के बाद में ही उसका पता लगाया जा सकता है। और दूसरी डिफ़िकल्टी है कि जो ऑड पोजीशन रहती है, जो सीधी लाइन में ना हो या अलग डायरेक्शन में होती है, तो उन ऑड पोजीशन में या ओवरहेड पोजीशन या अलग अलग पोजीशन में इस वेल्डिंग को करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें वेल्डिंग पूरा अटैचमेंट साथ में जाता है और पूरा फ्लक्स कवर बॉक्स वगैरह जो भी है उसके ऊपर वो साथ में लगाने पड़ते हैं, इसलिए ऑड पोजीशन में ये थोड़ा दिक्कत करती है। साथ के साथ में जैसे एक पास ख़त्म होता है तो इसमें जो फ्लक्स होता है, जो वेल्ड स्लैग होता है, वो बार बार हमें निकालना पड़ता है। एक पास खत्म हुआ, फिर वेल्ड स्लैग निकाला, फिर दूसरे पास में फिर वेल्ड स्लैग निकाला। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इस वेल्डिंग के एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उसमें काम आता है, क्योंकि इसकी जो मटेरियल डिपोजिशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी वेल्ड बीट फिनिश बहुत अच्छी होती है। इस वजह से इसमें डिफेक्ट होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ऑफशोर इंडस्ट्री है, ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं या बड़े बड़े प्रेशर वेसल्स बनाए जाते हैं या पाइप्स जो फैब्रिकेट किए जाते हैं, उसमें इस वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। साथ ही जो डैम में पैन स्टॉक काम में आते हैं या एलपीजी सिलेंडर हैं उनकी वेल्डिंग होती है, ब्रिज ग्रेडर होते हैं, इन सभी में इस वेल्डिंग का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो ये तो थे इस वेल्डिंग के डिस्क्रिप्शंस, जिसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज या इसकी वर्किंग प्रिंसिपल थी।